नौजवान नस्ल को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले आगाही फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्लिम दुनिया के मुमताज़ तरीन दानिशवरों के साथ नशिस्त। इस्लामी मुआशरे के आला नज़रियात, उसूल पसंदी, बेहतरीन तर्ज़-ए-अमल, भाईचारे, रोशन ख्याली, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी जैसे अहम मामलात पर मुकालमा। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी कायम करके ही एक महज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है। तालीम को ऐसा अंदाज देना होगा जिससे मखसूस इक़दार का तसलसल बरकरार रहे। मुसलमान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। उनकी सुन्नत पर ज़ाती, मौशरती, रियासती और आलमी सतह पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। मुकालमे के अहम निकात। ईवान सदर एक बार फिर आवाम के लिए खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने ईवान सदर की शानदार इमारत और यहाँ मौजूद अहम अशिया देखी। नौजवानों, खवातीन और बच्चों ने यह नादिर मौका फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वकार कम करता है। नए साल के आगाज पर हमें तलखियां कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्विटर पैगाम। भारत और दुबई से 159 हिंदू यात्रियों पर मुश्तमिल वफ्द वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। हिंदू यात्री 4 रोज के दौरान पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों, बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम सरमा की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने से तवील अरसे से जारी खुश्कसाली का खात्मा होगा। ज़राई माहिरीन की तवक्को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सबको नया साल मुबारक। इंशाअल्लाह हमारे कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो सरबराही में, उनकी लीडरशिप में ये कौम भी आगे जाएगी, ये मुल्क भी आगे जाएगा। इंशाअल्लाह मसाइल का खात्मा होगा और सूबा सिंध और ख़ास तौर पर शहर कराची के लिए अगला साल मज़ीद खुशियाँ लेकर नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो साल है हमारे लिए ये खुशियों का साल बनाए, कामयाबियों का साल बनाए, मुल्क इसमें और ज़्यादा तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर हम बड़े मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो वादे उन्होंने कराची वालों के साथ किए थे वो सारे वादे 2021 में पूरे हुए हैं। जो 2021 के वादे 2022 के लिए हुए वो आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे। आने वाले साल के लिए मैं पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। आपकी ये गवर्नमेंट खुल के बात कर रही है, कोई डबल बात नहीं कर रही, और अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कोई अच्छे बयानात दे रही है तो आप उसको सपोर्ट करें। गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए लिए। इन उम्मीदों के साथ कि 2022 हमारे लिए एक बेहतर साल होगा, मुश्किलात पे हम काबू पाके इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, स्पोर्ट्स में इजाफा होगा। अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
کیبنٹ آور کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان کی مسلم دنیا کے ممتاز ترین دانشوروں کے ساتھ نشست ہوئی۔ نشست کا مقصد نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا اور تمام امور کا بھی جائزہ لینا تھا، جس کی بدولت عرب کے لوگوں نے اپنا انداز تکلم اور طرز فکر بدل کر پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا جو انصاف اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر قائم تھا۔ یہ دور اسلام کا سنہری دور کہلایا۔ مزید تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ وزیراعظم عمران خان کی ممتاز اسلامی اسکالروں اور دانشوروں کے ساتھ نشست 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ نشر کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلامی دانشوروں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں، اسلامی معاشرے کے اعلیٰ نظریات، اصول پسندی، بہترین طرز عمل، بھائی چارے، روشن خیالی، انصاف اور قانون کی حکمرانی جیسے اہم معاملات پر مکالمہ کیا۔ نشست میں ان امور اور خصوصیات کا بھی جائزہ لیا گیا جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا اور مسلمان دنیا کے لیے رول ماڈل بنے۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the time he arrived in Medina in 622 to the time he left us in 632, what did he do to transform these people from people who had no relevance in the world, and the same people became leaders of the world? Did the Prophet raise the level of ethics and morality of the society first before they became this great nation? And is it possible that if you do not have a certain level of morality in a society, that whether that society can dispense justice? Because justice and rule of law, from my whole experience in international politics, that is the base of a civilized society. I want our young people to understand what actually our Prophet sallallahu alaihi wasallam, what did he do that he changed their characters? And for me it's very important. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سید حسین ناصر نے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے ضروری ہے کہ سنت نبوی پر عمل کیا جائے۔ عرب کے بدوں نے اسلام کے پیغام کو سمجھا اور پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ امریکہ کے زیتونہ کالج کے صدر ڈاکٹر حمزہ یوسف نے اسلامی معاشرے میں اخلاقیات کے معیار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی قائم کر کے ہی ایک مہذب معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دیانتداری، سخاوت، سچائی اور مثبت سوچ نے مسلمانوں کو دیگر اقوام سے منفرد کر دیا۔ کیمبرج مسلم کالج برطانیہ کے ریکٹر ڈاکٹر عبدالحکیم مراد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو معاشرے میں اخلاقیات اور طرز عمل کے معیار کو بلند کرنے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنت نبوی پر عمل کرنے کا مقصد محبت اور بھائی چارے کا فروغ ہے۔ ملائیشیا سے تعلق رکھنے والے ممتاز دانشور ڈاکٹر چندرا مظفر نے کہا کہ وہی معاشرے پلتے پھولتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ مدینہ کی ریاست بھی ان اصولوں پر قائم تھی اور دنیا کی عظیم تہذیبوں کا مرکز بن گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہمیں ان کی سنت کو ذاتی، معاشرے، ریاست اور عالمی سطح پر اپنانا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے لارڈ ڈینیل ہینن نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ لارڈ ڈینیل ہینن نے وزیر اعظم کو گرین پاکستان ویژن کی تعریف کی۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام، جنگلی حیات کا تحفظ، نیشنل پارکس اور ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات گرین پاکستان ویژن کا حصہ ہیں۔ لارڈ ڈینیل ہینن نے کہا کہ وزیر اعظم کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ لارڈ ڈینیل ہینن گورنر پنجاب کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی موجود تھے۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سرکاری عمارتیں عوام کے لیے کھول دی تاکہ عوام بھی ان خوبصورت تاریخی عمارتوں کے بارے میں جان سکیں۔ اسی سلسلے میں ایوان صدر ایک بار پھر عوام کے لیے کھولا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ایوان صدر کی شاندار عمارت دیکھی۔ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی جو چیز سب سے پہلے شہریوں کو دکھائی گئی وہ تھی روایتی بگی، جس میں اہم غیر ملکی شخصیات کو بٹھا کر شاندار طریقے سے اس پرشکو عمارت کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ شہریوں کو ایوان صدر کے عملے نے گرینڈ ہال سمیت عمارت کے مختلف حصے دکھائے، جہاں پر کئی سربراہان حکومت، مملکت اور وزراء نے حلف اٹھایا۔ اس کے علاوہ خوبصورت سبزہ زار دیکھنے کا موقع بھی ملا، جبکہ تاریخ کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ نوجوانوں، خواتین اور بچوں نے یہ نادر موقع فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ملک بھر سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، بہت سارے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کو یہاں پہ بہت پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی وہ یہاں آ کر ہم نے جو ہے ایکسپلور کی ہیں۔ پہلے تو ہم بلڈنگ باہر سے دیکھتے تھے، آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس کو اندر آ کے بچوں کو دکھائیں۔ کافی اچھی ہسٹوریکل چیزیں ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایوان صدر میں ہم پہلی دفعہ ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے جو صدر ہیں، دیکھیں دے آر دا فیس آف پاکستان، دے آر دا ریپرزینٹیوز، تو ان کے لیے جو ہے ایک بہت ہی نالجیبل اور بہت ہی زبردست ایک یہ ون آف دا لائف ٹائم ایک مومنٹ جو ہے یہ ان کے لیے ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت سرپرائزنگ نیوز تھی، کیونکہ کبھی اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں سنا، اور یہ ایک عام پاکستانی پبلک کے لیے ایک ڈریم جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو عام دنوں میں نہیں آ سکتے۔ بڑی ہسٹوریکل جو لیگیسی ہے پوری ہماری ریاست کی، وہ ہے اپنے پریزیڈنٹ کی جو گارڈ تھی، اس کا پوری ہسٹری سے جو چلی آ رہی تھی اس کا وزٹ کیا ہے۔ میں یہاں پہلی بار آیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کھلتا رہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ ناظرین، سال 2021 رخصت ہو گیا، 2022 کو خوش آمدید۔ ناظرین، سال 2022 کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 2022 کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ اس موقع پر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے ہمارے ناظرین کے لیے مختلف پیغامات اور خوشیوں کے پیغامات ریکارڈ کروائے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں کو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ نیا سال پاکستان کی عوام کے لیے، غیور عوام کے لیے باعث مسرت، امن، سلامتی اور خوشحالی کا باعث ہو۔ اپنی عوام کو، سب کو، مسلمانوں کو مبارک پیش کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے ملک کو شاد و آباد رکھے۔ میں دعا گو ہوں کہ آنے والا سال پاکستانی عوام اور پاکستان بزنس کے لیے خوش آئند ہو۔ سال 2022 کی پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے جتنا ہمیں بزنس میں مسائل آئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تکالیف آنے والے سال میں دور ہوں گی۔ دعا کروں گا کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو۔ نیا سال خیر سے شروع ہو گیا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے لیے بہت مبارک ہو اور ہم سب لوگ خوش رہیں اور پورے عالم اسلام کی خیر ہو، پوری دنیا کی خیر ہو۔ 2022 جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو۔ جتنے بھی شکوے گلے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہیں وہ سب ختم کریں اور اس نئے سال کو اچھے سے منائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ سال ہمارا سلامتی کے ساتھ گزرے۔ سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ امن کے ساتھ آئے گی، محبت کے ساتھ آئے گی۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی پوری قوم کو مبارکباد۔ نئے سال کے آغاز پر مختلف شہروں میں رنگا رنگ تقریبات ہوئیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور دوسرے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج شاندار آتش بازی سے سال نو کا استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد، خاص طور پر نوجوانوں نے نئے سال کو بھرپور ولولے کے ساتھ منایا۔
جبکہ دنیا بھر میں بھی نئے سال کی آمد پر شاندار تقریبات ہوئی۔ 2022 نے سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں دستک دی، جہاں 12 بجتے ہی اسکائی ٹاور رنگوں میں نہا گیا۔ دبئی کے برج الخلیفہ اور آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر برج پر بھی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ رنگا رنگ آتش بازی کے دوران آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ 9:30 پر برطانیہ کے تاریخی بگ بینگ گھنٹے نے بھی سال کی نوید سنائی اور ملینیم برج پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکہ میں بھی نئے سال کو پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر 15,000 افراد نے سماجی فاصلے کی پابندی کے ساتھ نئے سال کا جشن منایا۔ روس کے ریڈ اسکوائر پر آتش بازی سے سال 2022 کا استقبال کیا گیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں بھی روایتی انداز میں آتش بازی کے ساتھ شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ کچھ مزید خبریں بھی کیبنٹ آور کا حصہ بنیں گی، ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا سال ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ جو اچھا مستحکم اکنامکلی سٹیبل ایک ایکسپورٹ والا پراسپر پاکستان بننے جا رہا ہے، اور 2 سال ہمارے رہ گئے، ہمیں بھی پتہ ہے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گئے، تو اچھا سب کچھ ہوگا۔ میری طرف سے سب ویورز کو جو ہے ہیپی نیو ایئر۔ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں نئے سال کے حوالے سے کہ خدا را آپ ایک قوم بنیں، اپنے آپ کو فرقوں میں اور صوبوں میں نہ بانٹیں۔ اس بات کی میں ایشورٹی دیتی ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی لیڈر نے اس ملک کے لیے انتھک محنت کی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آپ لوگ اگلا سال اس کا کامیاب کریں۔ جب بھی نیا سال ہو، نئے سال کے ساتھ امیدیں امنگی وابستہ ہوتی ہیں، اور اس وقت پاکستان میں اگر ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور ہماری ہی حکومت ہے، اور یہی چیز وزیر اعظم کے دماغ پہ بھی ہے، یہی جو منی بل آیا ہے، یہ سب تمام کاوشیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو چاہے اگلی حکومت ہماری ہو نہ ہو لیکن پائیدار اور استحکام والی حکومت چھوڑ کے جانی۔ نیا سال ہمیشہ آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلا سال بہت اچھا گزرے، اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اگلا سال جہاں تک پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے ان کے رویے بدلیں، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں، چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں۔ صرف اپنی پارٹی کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا بلکہ اس ملک کے لیے ہمیں کام کرنا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر قیدیوں کی فہرست اور جوہری تنصیبات کی تفصیل کا تبادلہ ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ پاکستان میں 628 بھارتی قیدیوں کی فہرست شیئر کی۔ پاکستان میں بھارتی قیدیوں میں 51 شہری اور 570 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے بھی بھارت میں 355 پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی ہے۔ بھارت میں 282 پاکستانی شہری اور 73 ماہی گیر قید میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 21 مئی 2008 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان قونصلر رسائی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کی تفصیلات کا تبادلہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک سال میں 2 بار ایک دوسرے کی تحویل میں قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست کا سالانہ تبادلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں جوہری تنصیبات کی فہرست باضابطہ طور پر بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ نئی دلی میں ہندوستانی وزارت خارجہ نے ہندوستانی جوہری تنصیبات کی فہرست پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि नए साल के आगाज़ पर समझता हूँ कि हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्शन, मीशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हम में अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान के फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि कोरोना के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि FBR ने सिर्फ दिसंबर में 600 अरब रुपए टैक्स जमा किया है, जो कि माशी इस्लाहात पर अवाम के एतमाद का मसहर है। वज़ीर ममलिकत ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अडियाला जेल की वैन एयरपोर्ट पर मौजूद होगी। 750 अरब रुपया पंजाब के तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च हो रहा है। नून लीग के दौर के अंदर मैक्सिमम जो तरक्याती बजट था वो 488 अरब रुपया जो है वो खर्च हुआ। बाकी तमाम सूबों को भी 360 अरब रुपए के साथ हम लेके चल रहे हैं, तरक्की के मेन धारे के अंदर शामिल कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो चोरों के चैंपियन हैं, चोरों के वर्ल्ड लीडर हैं, लिहाजा उनकी डील जो है वो जेल में जाने वाली डील है। नवाज शरीफ ने आना है तो अडियाला जेल की वैन एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होगी उनको लेकर जाने के लिए, लिहाजा उनको अदालत मफरूर करार दे चुकी है। वो इश्तिहारी हैं, उन्होंने कौम से झूठ बोला है और चोरों की जगह हमेशा जेल के अंदर होती है, चोरों के लिए कोई डील नहीं होती। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मजमूई तौर पर 250 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदी, जिसमें से 45 अरब रुपए की वैक्सीन सूबा सिंध को दी गई। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने एक भी वैक्सीन नहीं खरीदी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत सिंध को किसी भी कानून के तहत आज़ादाना तौर पर वैक्सीन खरीदने से नहीं रोका गया। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि माली साल 2021 में शरह नमू 4% रही। चावल, गंदम, मकई और गन्ने की फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई और 1,57,000 कंपनीज में से 44% कंपनियां PTI के दौर में रजिस्टर्ड हुई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि इस साल तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड की गई और पहली दफ़ा पाकिस्तान की बरामदात 30 अरब की हद को अबूर कर जाएंगी। हुकूमत आई थी तो उस वक्त इनको 12-13 अरब डॉलर के करीब मिले थे और स्टेट बैंक के जो ज़खायर थे वो सिर्फ 8 अरब डॉलर से भी नीचे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक के ज़खायर 19 अरब डॉलर हैं। पिछली सेमाई में 258 अरब रुपए स्टॉक मार्केट की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पिछले 3 महीने में कमाए और पूरे साल में जो है इनका जो मुनाफा था 930 अरब रुपए था। कुल मिला के 59,380 कंपनियां जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक नई कंपनियां SCCP में रजिस्टर्ड हुई हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की बरामदात इस साल क्रॉस होने जा रही हैं और अगले साल हम जब जाएंगे तो 38 अरब डॉलर पे छोड़ के जाएंगे। तर्जमान वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि हालिया फाइनेंस बिल में आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ाएं, अद्वियात की कीमतें बढ़ने की बजाय कम होंगी, जबकि मशीनरी पर लगाया गया टैक्स काबिल वापसी होगा। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस का 16वां कॉन्वोकेशन हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली ने 9 PhD समेत 291 तलबा और तालिबात को मेडल्स और असनाद तकसीम किए। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि जामियात के कॉन्वोकेशन वालदैन और असातिज़ा की मेहनत के समर और तलबा के ख्वाबों की ताबीर का दिन होते हैं। टीचर्स की कमिटमेंट, उसकी डेडिकेशन और डिवोशन कौमें बनाती है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप अगर अपने लिए बड़ा टारगेट रखते हैं तो बड़े टारगेट का छोटा टारगेट भी बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि इस मुल्क का मैं वो आदमी बनूंगा कि मैं इस मुल्क से लूंगा नहीं, मैं इस मुल्क को दूंगा।
यूनिवर्सिटी के रेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने भी खिताब किया। मेहमान खसूसी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने फारगुत तहसील होने वाले तलबा में गोल्ड मेडल और असनाद तकसीम की। सारी मेरी अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, वो अपनी टीचर्स को डेडिकेट करता हूँ। अगर उनकी सिंसेरिटी और उनकी मेहनत जो उन्होंने हम पर की 2 साल में, अगर वो ना होती तो मैं नहीं समझता कि हम इस मुकाम तक कभी पहुँच सकते थे। कौम टीचर से बनती है, टीचिंग के जरिए मतलब मैं एक सोसाइटी को चेंज कर सकता हूँ ना। जिस तरह हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है, हम इसी तरह एक दूसरे की मदद करके और आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। फारगुत तहसील होने वाले तलबा का कहना था कि ये उनकी जिंदगी का यादगार दिन है क्योंकि आज उन्हें मेहनत का सिला मिला है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नए साल के मौके पर एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की भी हिदायत की। नाज़रीन, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की सहूलत के हवाले से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अगले 3 माह में पंजाब के बाकी 25 अजला की तमाम आबादी को भी मरहलावार सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर ज़िला राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, लाहौर, ननकाना साहिब, शेखोपुरा या कसूर का मुस्तकिल पता दर्ज है तो 8500 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपने खानदान की हेल्थ इंश्योरेंस की तस्दीक कर सकते हैं। उनका कहना था कि जब तक आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता तब तक शनाख्ती कार्ड को ही बतौर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सवात का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर आला महमूद खान ने यतीम और बेआसरा बच्चों के लिए कायम करदा अखपल कोर विलेज का इफ्तिताह किया। मंसूबा 5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला ने 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर डिस्ट्रिक्ट जेल सवात की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सवर ने नए साल के आगाज़ पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि नया साल पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम का साल साबित होगा और पाकिस्तान को पुरअमन और हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अपने वीडियो पैगाम में गवर्नर ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी के लिए उनके साथ खड़े हैं। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को नया साल मुबारक। आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ढालने के लिए, पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और पैलेस्टीनियन के साथ अज़हारे यकजहती भी करना है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी और पैलेस्तीनी अपना जो हक है वो हासिल करके रहेंगे। और आज के दिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कोरोना जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, इस नए साल में अल्लाह करे कि इसका खात्मा हो जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को दोबारा नॉर्मल तरीके से बसर कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस की सरबराही में वफ्द ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और मसीही बरादरी की खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है और इनकी वतन से मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर आर्च बिशप लाहौर ने भी मसीही बरादरी के लिए इक़दाम पर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। महकमा बल्दियात पंजाब ने 2 जनवरी से पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर लाहौर को सौंप दी गई हैं। डिविजनल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स की जिम्मेदारियां मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपी गई हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की जिम्मेदारी मुतल्लिका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू को सौंप दी गई हैं। म्यूनसिपल कमेटीज़ की जिम्मेदारियां मुतल्लिका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, जबकि तहसील म्यूनसिपल कमेटीज़ की जिम्मेदारियां असिस्टेंट कमिश्नर्स और यूनियन काउंसिलर्स चेयरमैन की जिम्मेदारियां मुतल्लिका तहसील असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को सौंप दी गई हैं।
नाज़रीन, भारत और दुबई से 159 हिंदू यात्रियों पर मुश्तमिल वफ़द वाघा बॉर्डर के रास्ते आज सुबह लाहौर पहुंचा। हिंदू यात्री 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं, जहां वो पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पाक हिंदू काउंसिल के पैट्रन इन चीफ डॉक्टर रमेश कुमार ने वफ़द का खैर मकदम किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जब लोग आपस में मिलेंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान नफरतें मिट जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने मजहबी टूर्स के ज़रिए एक अच्छा काम किया है। मजहबी टूर्स से हम तिजारत और दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाएंगे। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ मिलके, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो तावन किया है, और आज जो यहाँ पे यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं 159 यात्री हैं जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आ रहे हैं, और कुछ लोग पेशावर डायरेक्ट पहुँचे हैं। फेथ टूरिज़म जो शुरू हुआ है वो आगे इस दोनों मुल्कों के बीच में एक ऐसी मोहब्बत की दीवार बनेगा जो माजी की 74 सालों की जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करने का एक संगे बुनियाद बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मुल्कों के बीच में ये जो मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है ये बहुत ज़्यादा आगे नतीजा खेज साबित होगा। और नाज़रीन, करक में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि टेरी मंदिर की बहाली के बाद भारत और दुबई से उनके पैरोकारों की खैबर पख्तूनख्वा आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। तहाँ मजहबी सियाहत के फ़रोग में अहम समझे जाने वाले इस इक़दाम से लाखों यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा सकेगी। जी हाँ, इन यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान और इंतज़ामिया की तारीफ़ की है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब अच्छे से ही, मतलब पता ही नहीं चला। हमें ऐसे लग रहा था कि हम खुद इंडिया में हैं और जैसे बिल्कुल सरल तरीके से हम अपने मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर आके दर्शन किए और इसकी सच में बहुत 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 खुशी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने हम लोगों के सफ़र को बहुत आसान बनाया। जो इंतजाम हमने यहाँ देखे और जो महसूस किए उसके लिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए, हम बिना किसी तकलीफ के यहाँ तक पहुँचे हैं। और करक में जो भी इंतजाम आप लोगों ने किए हैं हमारे लिए, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और फिर से हम आना चाहेंगे बार बार यहाँ पर। मुझे इधर आके काफ़ी अच्छा हुआ, महसूस की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब कि सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ कर दी, इतने ज़्यादा अच्छे इंतजाम, मतलब कि बहुत खुश फील हुआ। नाजरीन, सिंध में गंदम चूहे खा गए, अवाम की शामत आ गई, महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। गंदम की फराहमी में बेकायदगी का खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सुहेल जमाली। कराची समेत सिंध भर में कहीं भी मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब नहीं। अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सिंध में गंदम की चोरी पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ये बयान कि सखर में 20 अरब रुपए के गंदम के ज़खायर इधर उधर हो गए थे, पूछने पर कहा गया कि चूहों ने खाए, एक ताजियाना है। जैसे सखर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। हालांकि फिर उन चूहों को बारात नैब ने पकड़ा, उसको जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। अब सवाल ये था ये 20 अरब कहाँ जाते? ये 20 अरब हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उसको जो रिकवर होते गए हम उनको देते गए। अवाम का कहना है कि सिंध हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसके नताइज गरीब लोग भुगत रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को सस्ता देना चाहिए नहीं आटा, चक्की वाले को मार्केट में गवर्नमेंट का चाहना है कि होना चाहिए माल सामान सस्ता करे, आटा सस्ता, गंदम सस्ता करे। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी रेट पर गंदम नहीं मिलती। सरकारी निर्ख 50 रुपए के बजाय वो 67 रुपए किलो गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी गंदम में 2 साल रखी हुई गंदम वो हमें देते हैं और उसमें पड़ जाते कीड़े, और हम ऐसी गंदम चलाकर अपने ग्राहक को तो खराब नहीं करेंगे ना, कस्टमर को। सिंध गवर्नमेंट को यही करना चाहिए जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि अपने लोगों का भला सोच रही है, सस्ता आटा दे रही है। सिंध में गंदम की काश्त इत्मीनान बख्श है। सिंध हुकूमत अगर इसकी तरसील बेहतर बनाए तो आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। ताहम जब तक गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, सिंध के अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर रहेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान टेलीविज़न को बजा तौर पर फैमिली चैनल होने का एजाज़ हासिल है। 2021 में पीटीवी नेटवर्क ने तेज़ रफ्तार तरक्की की। डिजिटलाइजेशन और HD स्क्रीन समेत जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम तर ज़रूरियात इस कौमी इदारे में सिमट आएँ।
वजारत इत्तलात की मौसर मनसूबा बंदी और अवामी पसंदीदगी की वजह से PTV नेटवर्क एक मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। सदफ अफजल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा कौमी उमंगों पर पूरा उतरा है। पाकिस्तान का तर्जुमान चैनल PTV मुल्क में दूर दूर तक बसने वाले लोगों को बाखबर रखने का फरीजा अंजाम दे रहा है। कौमी इदारा मुसद्दिका खबरें नशर करने के हवाले से अपनी शनाख्त बरसों से बरकरार रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात की क़यादत में मुख्तसर अरसे में PTV मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविज़न को 2021 में जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिजिटलाइज और HD पर मुंतकिल किया गया। इसी तनाजुर में वर्चुअल सेट की टेक्नोलॉजी और मुल्क भर में हमा वक्त लाइव कवरेज का एहतमाम PTV की तारीख में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट विल गो अ लॉन्ग वे पाकिस्तान के बयानिए की मजबूती के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती के लिए। पाकिस्तान टेलीविजन की खबरों और प्रोग्रामिंग में बेहतरी लाई गई और उम्दा कंटेंट पेश किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आने वाली तब्दीली इदारे में तकनीकी बेहतरी की अकास है। PTV नेटवर्क की तेज रफ्तार तरक्की मुलाजमीन और इंतजामिया में हम आहंगी और अनथक मेहनत का नतीजा है। हमने अपना चैनल को HD किया, स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाया। उसके अलावा जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। हमने नए न्यूज़ रूम बनाए हैं, हमने नया मीडिया रिसोर्स सेंटर बनाया है। PTV के स्टाफ की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया। खवातीन को इदारे में आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके दिए जा रहे हैं। जो प्रॉफिट है उसके अंदर बहुत अहम रोल जो है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस थी। उन स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस में हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जिसमें मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट टू फवाद साहब, हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, फ़रूख साहब हैं, मैडम शाहिरा हैं और MD साहब। नाजरीन का एतमाद बरकरार रखने के लिए मुसद्दिका खबरों की रिवायत को आगे बढ़ाया गया। PTV को बेसिकली एक वायबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो है ये कोशिश हम कर रहे हैं और यही टास्क दिया था मुझे फवाद चौधरी साहब ने और MD साहब ने। और विद इन फ्यू मंथ्स जो है हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर पाए हैं और अब हम मार्केट फोर्स के तौर पे एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रैकन भी किए जाते हैं। 2021 में पाकिस्तान टेलीविजन ने OIC समेत मुख्तलिफ अहम तरीन कौमी और बैनुल अक़वामी वाक़यात और इवेंट्स की यादगार कवरेज का एजाज़ हासिल किया। PTV स्पोर्ट्स ने खेलों के मद्दाहों को अपना गर्विदा बनाए रखा। PTV होम पर ऐसे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जिन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। PTV वर्ल्ड को पाकिस्तान का वाहिद अंग्रेजी ज़बान का चैनल होने का एजाज़ हासिल है। खबरों के शोर और बेलगाम दौड़ में PTV न्यूज़ आज भी अपना एतबार और वकार बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के तमाम चैनल्स न सिर्फ मुल्क का मस्बत तासुर उजागर कर रहे हैं बल्कि नाजरीन को तफरी, मालूमात और हालात हाजरा से भी आगाह कर रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के तारुफ ने मुल्क में रियासती मीडिया नेटवर्क के पिछले 3 सालों में तब्दील करके रख दिया है, जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ एक अहम कदम है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान और डिजिटल मीडिया विंग को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। कौमी मीडिया की तब्दीली का सफर 2018 में शुरू हुआ, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इख्तिदार में आकर वज़ारत इत्तलात व नशरियात को अपने महकमों को डिजिटलाइज करने का काम सौंपा, ताकि मुल्क के बयानिए को बैनुल अक़वामी सतह पर मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। हमारी गवर्नमेंट अब पूरी तरह डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर जोर लगाएगी। वज़ारत इत्तलाआत ने इंसानी हकूक की वज़ारत के साथ मुश्तरका तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2020 का मुसव्वदा, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस ने फिल्म पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया। पाकिस्तान टेलीविजन के नाजरीन की तादाद में 100% इजाफा हुआ और PTV न्यूज की SD से HD में मुंतकली का मंसूबा मुकम्मल हुआ। मयारी ऑडियो और वीडियो मवाद फराहम करने के लिए रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट का आगाज किया गया। पिमरा ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 27 नए लाइसेंस जारी किए। PID को हमने पेपरलेस किया है। जितने जो इश्तिहारात हैं वो तमाम इश्तिहारात जो है वो ऑनलाइन जाते हैं। APP जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसको हमने जो है वो डिजिटल न्यूज़ एजेंसी जो है वो बना दिया है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया है, जो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो रियासत का जो नैरेटिव है उसको फैलाने के अंदर एक बड़ा
अहम किरदार जो है वो अदा करता है। फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज और तरक्की, मीडिया की तरक्की, सहाफ़ियों को मेरिट की बुनियाद पर माली इमदाद, वजारत और मुंसलिक महकमों के लिए ई फाइलिंग का निज़ाम, मयारी तालीम फराहम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम मौजूदा हुकूमत के विजन के कुलीदी मकासद का हिस्सा है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, शोबिस की दुनिया के सितारों ने साल नौ के लिए पैगामात दिए हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कुल कौम के लिए, अपने हमवतनों के लिए, जहाँ भी रहते हैं, पूरी दुनिया के लिए, बल्कि कि नया साल जो है खुशियाँ लेकर आए, और दुआ करें कि ये कोविड और ओमिक्रॉन जैसी बीमारियां ख़त्म हों। आने वाले साल 2022 की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि आने वाला साल, बल्कि आने वाला हर लम्हा हम सब के लिए खुशहाली और तरक्की का पैगाम लेकर आए। तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि ये नया साल खैर व बरकतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और अमन का साल। बहुत सारी दुआएं हैं पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस दुनिया के लिए। खुदा करे कि नए साल के साथ साथ वो तमाम मसाइल जिसका हम सबको सामना था, उनका कुछ हल सामने आए। आने वाली खुशियों का एहसास तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है। हैप्पी न्यू ईयर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक। साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बचपन कैसा था? कहाँ से आगाज़ हुआ था इस सफ़र का? मेरी पैदाइश हुई सरगोदा में और उसके बाद फिर 1960 में लाहौर मूव कर। क़ुरा हज़रात में आप अपना एक मुनफरिद मकाम बना सके और मुल्क के आला तरीन एजाज़ात जो हैं वो भी आपके हिस्से में आ सके। वजह मोटिवेशन थी ये पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा। और दूसरा फिर जब मैंने ये सीखना शुरू किया तो मुझे खुद भी शौक पड़ गया। अल्लाह ताला का कोई करम ख़ास है कि माशाल्लाह इतने हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो आपके हिस्से में आए। इंसान को कोई मंजिल मिलती है, उसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, उसके पीछे आपकी दुआ होती है। मुझे बताइएगा, अब्बा कितने सख्त मिजाज हैं? दीन की तरफ सख्ती होती है कि नमाज टाइम पे हो और अल्लाह से नज़दीकी रहे। ये भाई हैं तो बहुत प्यारे हैं, बेटे हैं तो बहुत अच्छे हैं, शौहर हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह के सबको ऐसे ही शौहर मिले। पूरे नंबर मिल गए। अब्बू ने कभी नहीं रोका कि आपने पढ़ के क्या करना है? पढ़ाई पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में हलाकों में इजाफा हो गया है। केसेस दोबारा लाखों में पहुंच गए हैं। अमेरिका में 5,72,000, फ्रांस में 2,06,000, बरतानिया में 1,89,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान इन ममालिक में 2000 हलाकतें हुई हैं, जिनमें अमेरिका में सबसे ज्यादा 1362 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हुए हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान मलिक साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
वालेकुम सलाम जी, आई कैन हेयर यू, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत से वेरिएंट आए, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वेरिएंट को भी लीथल तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी 3 से 4 हफ्ते के दौरान ये वेरिएंट यहाँ पर भी आया। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, कितना लीथल समझा जा रहा है यहाँ पर इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं लीथल का, यस, ये हम कह सकते हैं ये हाइपर इन्फेक्शियस है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो इससे मोर्टेलिटी है, डेथ है, वो अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंटली लो है। अभी आप लोगों ने डाटा शेयर किया तो अमेरिका में 5 लाख में से 1300 समथिंग लोग जो है उनकी डेथ हुई, विच इज अल्हम्दुलिल्लाह लोअर देन द डेल्टा वेरिएंट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका एक से दूसरे में होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, लेकिन जी डॉक्टर साहब, WHO इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहा है और वो कहता है कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है अगर इसके लिए इकदाम ना किए गए तो। देखिए, ये जब चीज़ों को ना हम रिवाइज थोड़ा करते हैं फिर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये वायरस नवंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 या 9 नवंबर को इसका पता लगा और ये 23 या 24 नवंबर को इसकी जीनोमिक कोडिंग हुई तो पता लगा कि ये एक नया वायरस है जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। अब तक हम तकरीबन, हमारी दुनिया तकरीबन 6 हफ्ते से इसमें गुजर चुकी है और खतरनाक बात यह है कि ये फैल बहुत तेजी से रहा है। लेकिन एक बात पे मैं एटलीस्ट और हमारे काफी हद तक जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कंसेंसस कर चुके हैं कि ये डेथ कम काज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे डेवलप होती है? प्रॉब्लम वहाँ डेल्टा के हवाले से भी तो शेयर किया है टेड्रोस एडहानोम ने, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में सेहत का जो डिपार्टमेंट उसके सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि डेल्टा भी साथ मौजूद है अभी तक। और तशखीस के हवाले से बताइएगा, इसके सिम्टम्स ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स जरा डिफरेंट है पहले वाले वेरिएंट से? ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मैं आपको बात करना चाह रहा था कि ये वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहां पे अभी तक डेल्टा परसिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में देखे जा रहे हैं जिसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन इकट्ठे चल रहे हैं और वहां पे ये एक डिजास्टर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब जहां तक इसकी अलामत की बात रही तो इनिशियली जो इसकी अलामत थी उसमें ये देखा गया था कि इसमें वो टिपिकल अलामत जो फ्लू की है, जो हाई ग्रेड फीवर की है, वो नहीं होती और सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम हेडेक का देखा गया। और उसके बाद जो जितना डाटा रिलीव हो रहा है उसमें तकरीबन अलामत मैच कर रही है जो पहले हमने कोविड में देखी थी, जैसे लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट इसमें कम है लेकिन जरूर है, बुखार रिलेटिवली कम है, लेथार्जी फटीग इसमें ज्यादा है, हेडेक इसमें ज्यादा है। तो इसमें हेडेक, फटीग, लेथार्जी और रनिंग नोज का ना होना, ये इसकी ज्यादा अलामत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही, ताहम इसका जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं पहले जो वेरिएंट्स आए कोरोना के उस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगान अबूरी हुकूमत की वजारत सेहत के नायब वजीर डॉक्टर अब्दुल बारी उमर ने कहा है कि 3.2 मिलियन अफगान बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ग़िज़ाई किल्लत के खतरे को कम करने के लिए आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर सेहत डॉक्टर अब्दुल बारी उमर ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में 3.5 मिलियन अफराद मनशियात के आदी हो चुके हैं। मनशियात के आदी अफराद के लिए सेहत के 88 मराकज़ हैं, जो बदकिस्मती से इनमें से 3 के अलावा बाकी तमाम किराए पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे पास मुल्क के तमाम कोरोना वायरस के लिए कायम अस्पतालों को भी सहूलियात और तनख्वाहें फराहम करने के वसाइल नहीं हैं, लेकिन हम इन अस्पतालों के लिए गैर मुल्की डोनर्स तलाश करने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि हमने मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कमेटी कायम किया है जो हमें सेहत के हवाले से मालूमात फराहम करेंगी। कुछ बात करेंगे मौसम की। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि बालाई और मगरबी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया है। कोयटा, कल्लात समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी जारी है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं संजावी के इलाके, वादी चौतेर, शीनी, नशपा, पोई, तंदवानी में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मतला आइंदा 12 घंटों के लिए अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जबकि ज़राई माहिरीन की ये तवक्को है कि इससे
خشک سالی کا خاتمہ ہوگا. اور ابھی تک ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلا سپیل ہوا دسمبر کے آخر میں بارشوں کا، اس سے بھی اتنا کھل کے بارشیں نہیں برسی، تاہم خشک سالی اور خشک موسم کی وجہ سے جو بیماریاں تھیں وہ کافی حد تک تھم گئی ہیں. اور اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہوں گی. بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. نازیہ خان اور رضوان علی احمد کو ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.